सीए भी आने जा रहा है। सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा। कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। देश के हित में क्या बेहतर हो सकता है, सरकार हमेशा सोचती है और कोशिश करती है कि देश के हित में ऐसे फैसले जिसके माध्यम से जनता को लाभ हो, ये सुनिश्चित करती है। आदरणीय गृहमंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाए, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनकी। ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है। 370 भी हटाया, क्या क्या कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये कांग्रेस को नहीं था, हमने किया। कश्मीरी पंडित आ गए। अभी जब तक चुनाव है तब तक ये सीए खेलेंगे, खेलने दो। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। लोकसभा चुनाव से पहले सीए कानून को लागू करना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने जहां अपना तुरुप का इक्का खेला है, तो वहीं विपक्षी खेमे में हलचल बरकरार है। ममता बनर्जी ने तो साफ इसे बर्दाश्त के बाहर बता दिया है, मगर केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद अब बीजेपी ने गेंद जनता के पाले में डाल दी है, जिसके बाद अब फैसला जनता को करना है, जिसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त हुई है और आत्मविश्वास से भरी भी। मगर वहीं विपक्ष को देखें तो 370 को लेकर तरह तरह की दलीलें देने वाला विपक्ष आज भी इस मुद्दे पर वही रुख अपनाए हुए है और केंद्र की अधिसूचना के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से जश्न का माहौल है, तो सीएए पर मोदी की गारंटी को पूरा कर बीजेपी चुनाव से पहले अपना वादा पूरा करने का दावा पूरा कर चुकी है। मगर जनता से लेकर राजनीतिक गलियारों में कैसी हलचल और किसे रास आएगा सीए, किसे नहीं आएगा, आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत। टेक्नोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है। सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत नहीं। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे, लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। राजनीतिक दृष्टि से देखने वालों के अपनी अपनी नजरिया है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर देश के हित में क्या बेहतर हो सकता है, सरकार हमेशा सोचती है और कोशिश करती है कि देश के हित में ऐसे फैसले जिसके माध्यम से जनता को लाभ हो, ये सुनिश्चित करती है। आदरणीय गृहमंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाए, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनकी। तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है।
चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या किया कश्मीर में? कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते हैं लोग। बोला ना 370 हटा दिया, अभी 370 हमने हटा दिया। ये कांग्रेस को नहीं जमा, हमने किया। कश्मीरी पंडित आ गए, पीओ के आ गया, लाने वाले थे। लद्दाख में चीन घुस गया, बाहर निकाला? नहीं निकाला। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलेंगे, खेलने दो। तो एक तरफ जहां सीए पर बीजेपी अपनी गारंटी को पूरा करने की बात कर रही है, तो विपक्षी खेमे में हलचल बरकरार है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ प्रदीप बैस जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा भूदेव शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमेश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, और श्रीपाल सिंह जी, अधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले प्रदीप जी, पहला सवाल आपसे ही, सीए की अधिसूचना जारी होने के साथ ही साथ पूरे देश में सीए लागू हो गया है, क्या कहना है आपका? हमारी तो ये घोषणा थी बहुत पहले से। अगर ये पेंडेमिक जो कि 2.5 साल देश के या पूरे संसार के खा गया, अगर उसकी विपदा नहीं आई होती तो और पहले लागू हो जाता। बाकी मेरी आपके इस प्लेटफॉर्म से एक विनती रहेगी कि इसको ठीक से समझ करके ही इस पे कोई प्रक्रिया दी जाए, और इसको अच्छे तरीके से इसका पालन होने में इसका उपयोग हो सके। अफवाह फैलाने के लिए इसका उपयोग न हो, ऐसी मैं कामना प्रार्थना करता हूं, क्योंकि विपक्षी दल इस समय ऐसे हैं जो कि केवल और केवल अफवाह फैलाने में जुटे हुए हैं। ठीक है, भूदेव शर्मा जी, क्या कहना है आपका? प्रदीप बैस जी गुजारिश कर रहे हैं आपसे। प्रियंका जी, देखिए गुजारिश तो क्या कर रहे हैं, ये तो पूरे देश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय चुनाव के समय में इस तरह के मुद्दे ला करके जो देश के मेन मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो, या देश आज जिन हालातों से गुजर रहा है, उन मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। नहीं भूदेव शर्मा जी, आपत्ति सीए से है या चुनावी समय में घोषणा करने से है? नहीं, देखिए आपत्ति किसी चीज से नहीं होती है। आपत्ति सिर्फ ये है कि हम हर बार, देखिए इससे पहले 2014 से पहले 2019 का जब इलेक्शन हुआ था, तो आपको पता हो कि चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी 3 घंटे लेट कर दिया था। वो किसी से छुपा नहीं है। किस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सभा होनी थी जिसमें वो घोषणाएं करने वाले थे, उसको 3 घंटे लेट किया गया। तो अभी भी चुनाव है, उनकी घोषणा होनी है। तो जो मेन मुद्दे हैं, अब 2-4-5 दिन तक डिबेट इसी पे चलता रहेगा। जो रोजगार की बात हो, जो अभी आप ये बोल रहे हैं कि हमने अपने वादा को पूरा किया है, वादा तो आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, नोटबंदी के बाद चौराहे पे आने का वादा किया था, तो वो बातें कहाँ चली गई? तो वादों की बात तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी करे ही नहीं, लेकिन इस देश के जो मेन मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए, उन पर डिबेट होनी चाहिए। सीए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी देश के जो बाहर के लोग थे उनको नागरिकता मिलती थी, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है, और उसको नहीं, लेकिन सीए अगर आपके लिए बड़ा मुद्दा नहीं था भूदेव जी, तो फिर विरोध क्यों कर रहे थे आप? प्रियंका जी, आप पूरी बात सुनते नहीं हो, बीच में आप बोलते हो, तो फिर ऐसे पूरी बात आपने अपनी पूरी बात रख ली, उसके बाद ही मैंने सवाल किया ना भूदेव जी। कहाँ रख पाई मैंने ये कहा कि जो एनआरसी की बात करते हैं उसमें ये कागज मांगते हैं कि आप अपने कागज दिखाइए। सीए आप लागू कर रहे हो और कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं है। आप बिना डॉक्यूमेंट्स के विदेश से कोई भी आ सकता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन जैसे देशों से कोई भी यहाँ आकर के नागरिकता ले सकता है। क्या पता वो कौन है, क्या पता वो कौन से अल्पसंख्यक से है, बताइए। ये कोई 31 दिसंबर 2014 से पहले तो क्या है, हम भी उसको देखेंगे। लेकिन जी भूदेव शर्मा जी, 15 से पहले वो तमाम लोग ऑलरेडी रह रहे हैं भारत में। मैं वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ, प्रियंका जी रह रहे हैं, इसका ये तो का कोई सबूत नहीं है कब वो आए हैं, कौन आया है, कौन अपनी पहचान बदल के इस देश में आया है, क्या उनका सबूत है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। सीधे आप अप्लाई कीजिए और देश की नागरिकता लीजिए। ये क्या है, मजाक हो रहा है क्या इस देश के साथ में? लेकिन भारतीय नहीं, ठीक है, इस पे हाँ ऋषिपाल सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। हाँ, कानूनी पेशों की आप बात कर रहे हैं, तमाम सवाल जो आपके हैं उस पर जरा प्रकाश हमारे साथ डालेंगे। श्रीपाल सिंह जी, क्या लगता है आपको, भूदेव शर्मा जी जिस बात का विरोध कर रहे हैं वो जायज है? अनम्यूट कीजिएगा। हमारे देश में अभी तक जिनको नागरिकता देने की बात की जा रही है, करीब 31,000 लोग हैं, 31,313 लोग हैं, और इनके उसमें से अगर बात करते हैं हम, अगर वोटर्स की बात करते हैं तो वोटर्स कितने होंगे? 10 या 15,000 मुश्किल वोटर्स होंगे। और वो जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उन सबका ऑलरेडी वो नोटिफाइड है, वो उनके सबके रजिस्टर में नाम लिखे हुए हैं, सारी उनकी पहचान है,
वो होने के बाद जब पोर्टल पर जाएंगे, पोर्टल पर अपनी पहचान बतानी होगी, उसके बाद ही ये प्रक्रिया होगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आएगा कहेगा कि मेरा नाम हिंदू है या मैं कोई हिंदू समुदाय से हूँ, या तो ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाएगी। जो कानूनी प्रक्रिया है, जो एफिडेविट है, उससे संबंधित जो जानकारी नहीं, तो भूदेव शर्मा जी का ये कहना ऋषिपाल जी कि जिस तरह से कहा गया है कि किसी पेपर की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, पेपर जरूरत वाली है। आपको जब पोर्टल खुलेगा, पोर्टल के ऊपर आपको जानकारी देनी होगी, उससे संबंधित जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, वो आपको देने होंगे। ऐसा नहीं कि आपको कोई बिना किसी की चीज के। कहा यह जा रहा है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले रहने वाले जो लोग हैं, उनको इस कानून में एक साथ जो उनकी नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अलग अलग तरीके से उनको हर प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो कानून जो बनाया गया विशेष तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ निजी तौर पे ये कोई राजनीति की बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नागरिकता नहीं मिल रही। वो जो है करीब 31,000 लोग हैं टोटल, उसमें से जो वोटर्स होंगे, वोटर्स बहुत ही छोटी संख्या में होंगे। तो ये एक सिंबॉलिक भी है। ये जैसे हम सब जानते हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है कि भारत जो है अपने आप में हिंदू राष्ट्र है। ये सारी जो भूमि है, ये सनातन भूमि रही है, और इन लोगों को एक घर के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो एक सिंबॉलिक है। आपको एक उदाहरण बता दूं कि अफगानिस्तान में जब तालिबान सरकार आई थी, तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया था। वो सीधे भारत नहीं आए थे, वो और देशों में, यूरोप में भी गए थे, अमेरिका में भी गए थे। तो जिनको जहां ऑप्शन है वो जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं और ऑप्शन नहीं है, तो भारत आपको ये सुविधा देता है कि आपको अगर धर्म के रूप में प्रताड़ित काम किया जा रहा है किसी कारण से, तो आप भारत आ सकते हैं, और यहाँ की नागरिकता आप अगर 6 धर्मों से है तो आप ले सकते हैं। भूदेव शर्मा जी, मुस्लिम धर्म को जो अलग किया गया, उसका रीजन प्रियंका जी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तीनों देशों में मुस्लिम जो देश है, मेरा सवाल था, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ धर्म के आधार पे प्रताड़ित नहीं किया जाता। इसीलिए जो इन 6 लोगों को विशेष 6 धर्म के लोगों जी हाँ ठीक है, ऋषिपाल जी आती हूँ। जी भूदेव जी अपनी बात रखिए। प्रियंका जी, मैंने कहा कि क्या इससे पहले इस देश में बाहर से आने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिलती थी क्या? मैंने सवाल ये किया, उसको लेकर के अभी हमारे साथी ने बताया कि कोई पूरे कागजों की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है शायद अभी इन्होंने पढ़ा नहीं उसको, जिसमें उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो बिना किसी वीजा के, बिना किसी उसके अवैध रूप से अगर देश में आए हैं तो उनको नागरिकता मिलेगी। जब वो अवैध रूप से आए, उनके पास वीजा नहीं है, उनके पास नहीं, तो भूदेव शर्मा जी 2015 से पहले जितने लोग आए उसका तो नंबर दे दिया ना ऋषिपाल सिंह जी। आईडी चेक होने के बाद ही होगा। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आईडी किस आधार पर बनाई गई है। चलो ठीक है, मैंने क्या कहा कि हमें इससे कोई परेशानी नहीं होती, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। नागरिकता सुनिए, नागरिकता इससे पहले भी मिलती थी, आगे भी मिलती रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को सिर्फ मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। इनसे पूछिए अपने मेरे साथी से कि क्या आप 2 करोड़ रोजगार पे बात नहीं करते क्या? 15 लाख रुपए पे नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर नागरिकता दी तो भूदेव शर्मा जी आपने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं की क्या? आपने भी तो विरोध किया। अगर आपको विरोध नहीं था तो फिर विरोध के सुर क्यों उठे? आप आज कह रहे हैं कि आपको कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप बताइए दिल्ली में जब आंदोलन हो रहा था तो आप समर्थन में थे कि नहीं थे? प्रियंका जी सुनिए, प्रियंका जी, जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा कि इस देश के लोकतंत्र को जब खत्म करने का काम किया जा रहा था, तो जो चौथा स्तंभ मीडिया को जो बोला जाता है, तो उसका भी एक अहम रोल था। आप लोग भी आज वही काम कर रहे हैं। जो हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो आप सुन ही नहीं रहे। भूदेव शर्मा जी बार बार वही बातें कर रहे हैं, बार बार वही बातें कर रहे हैं। शर्मा जी, मैं बात कर रहा हूं कि आज चुनावी समय है, आज देश के लोगों को देश के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। अगर आप सरकार सुनते हो तो जो मुद्दे हैं, नहीं तो आपकी सरकार में कभी चुनावी घोषणाएं नहीं हुई क्या? इनकी बात करनी चाहिए। और आप बार-बार एक बात भूदेव शर्मा जी, मैं कह रहा हूँ चुनावी घोषणाएं नहीं हुई क्या? मिलती थी, आज भी मिलेगी और आगे भी मिलती रहेगी। आपने रेवड़ी बांटने का काम कभी नहीं किया क्या? जो लोग एनआरसी पर कागज दिखाने की बात करते थे, वो सीएए में कागज क्यों नहीं मांग रहे हैं? और आप जो लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं वो क्या है भूदेव शर्मा जी? देश के बेरोजगार युवाओं को जरूरत है तो देना पड़ेगा। 80 करोड़ लोगों को आप फ्री अनाज देने की बात कर रहे हैं, तो ये देश के जो बेरोजगार युवा हैं, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की, खर्चा किया, तो अगर आप कह रहे हैं कि नागरिकता पहले भी मिलती थी, तो अगर दूसरे देश से आए लोगों को नागरिकता मिल रही है, तो ये चुनावी मुद्दा कैसे हुआ? 10,000 वोटर की बात हो रही है।
तो 10 साल से कहाँ थे मोदी जी? 10 साल से क्या हो गया था? आज चुनाव की घोषणा होने वाली है 2-4 दिन के अंदर, और आप केवल जो देश के मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए। प्रदीप बैस जी आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद रमेश जी के पास जाऊंगी। हाँ प्रियंका जी, आप लोगों के लिए मुद्दा दे दिया। देखिए कांग्रेस को परेशानी देखिए 19 का अगर आप चुनाव याद करें, उन्होंने ये भी बात करने की कोशिश की थी कि जो राम मंदिर वाला फैसला उसको डिले किया नहीं, जाए। मुद्दा हमें नहीं मिला है भूदेव शर्मा जी। ममता बनर्जी की आपत्ति आप शायद आपने देखी नहीं है। बट जब मुद्दा ही नहीं है, कोई नागरिकता पहले भी मिलती थी, अभी भी शर्मा जी ठीक से तैयारी करके नहीं आए हैं। आप ले आइए मुद्दा, लोकसभा चुनाव की तैयारी तो आप भी कर रहे हैं भूदेव शर्मा जी। तैयारी की जरूरत नहीं है, तैयारी तो इस देश की जनता तैयार है आपको दिखाने के लिए, जिनसे आपने वादे किए थे। एकदम इस बात का हम एकदम राजी है, जनता तैयार है और आपको पता लगेगा। मीडिया रेत का जो महल इनके गठबंधन बन के खड़ा हुआ था वो बह चुका है, तो रेत तो बच गई है, वो भी चुनाव में जनता उसको बाहर ले जाएगी समुद्र में। आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। आज गठबंधन का जो रेत का गठबंधन जिससे आप लोग गुमार खा रहे हैं वो कहीं टिकने वाला नहीं है। कल ही देश में भ्रम फैलाने की कोशिश शुरू हो जाती है, सीट मिली नहीं और देश में भ्रम फैलाते हैं। आपको पता भी है किस चीज से कानून आई है, बैठ करके अफवाह फैलाने के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है एसबीआई को कि कल तक आपको रिकॉर्ड देने पड़ेंगे, जो सरकार देना नहीं चाहती थी। आज केस को खत्म करने का काम कर रहे हैं, रिजर्व बैंक को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अरे आप भ्रष्टाचारी लोग हो, केवल मुद्दों से भुगताने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, सदन में चर्चा करने की बात होती है। आज भूदेव शर्मा जी मुद्दे पे आइए। आज सीए मुद्दा है, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हम आज नहीं कर रहे। रमेश श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहूंगी। रमेश श्रीवास्तव जी नहीं आती हूँ, मैं आपको समय भी दूंगी। भूदेव शर्मा जी मुझे रमेश जी के पास जाने दीजिए, मैं आपको समय दूंगी। जब सदन में होनी चाहिए तो ये सबका उसका विरोध करते हैं। सदन में इनको हर चीज में वॉकआउट करना है, इनको अपनी जिद चले। अरे भैया ये तो ऑलरेडी पास कानून था ना 2019 में, लागू कर दिया। अब चुनाव से पहले लागू किया, वो बीजेपी की रणनीति। ठीक है प्रदीप जी समय दीजिएगा, मैं आती हूँ। प्रदीप जी अरे प्रदीप जी ही आपको रिकॉर्ड देना पड़ेगा। भूदेव जी भाई आप अपने पैनल में दूसरों को बोलने का मौका देंगे। भूदेव जी देश के लोगों को पता चलना चाहिए। अरे सर चुप होइए, भूदेव जी चुप हो जाइए ना। देश के लोगों को अपने पैनल से मैं गुजारिश करूंगी ऑडियो जरा डाउन कीजिएगा। मैं रमेश जी के पास पहले जाना चाहूंगी। रमेश जी सीएए जिस तरह से लागू हुआ है, गठबंधन में आप भी हैं, महागठबंधन में, क्या कहना है पहले तो इस मुद्दे पर, और चुनावी मुद्दा जब इसे बीजेपी करार दे, ऋषिपाल सिंह जी कह रहे हैं कि 10,000 वोटर्स की बात है। देखिए सेना की जबान में एक वर्ड होता है कवरिंग फायर। ये जो कदम अकस्मात उठा दिया गया, 4 साल हो गए कानून बने हुए, अभी तक नहीं उठाया गया था। ये कवरिंग फायर आज सुप्रीम कोर्ट की जो स्टेट बैंक की झाड़ वाली हियरिंग है ना, इसको दबाने के लिए किया गया। कवरिंग फायर किया ही इसीलिए जाता है कि ताकि कल की हेडलाइन बने कि साहब सीए लागू हो गया। ये नहीं कि स्टेट बैंक को डोनर्स की लिस्ट आज शाम तक अपलोड करनी है, ये नहीं। आज जब सारे पैतरे फेल हो गए तब ये आज इसको लेकर, और दिन में खबर क्या चल रही थी कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, है वो नहीं चली, सीधा इस पे आ गए। क्यों, वजह क्या है उसकी? देखिए सीएए जो इन्होंने आज अभी नोटिफाई किया, हालांकि उसके रूल्स को मुझे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब मैं एक एक रूल पे बात कर पाऊंगा। लेकिन जो इसका पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन, आप इंटरेस्टेड होंगे पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन में, जो इसका पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है वो पोलराइजेशन का है। इन्होंने पूरी कोशिश पिछले 3-4 महीने से यही जारी है कि कौन से मुद्दे ऐसे मिले कि पोलराइजेशन हो, कौन से मुद्दे ऐसे मिले पोलराइजेशन हो। आपने पैकेज के टाइम पे कहा कि मोदी गवर्नमेंट अपनी गारंटी पूरी कर रही है। मैडम माफ कीजिएगा, ये मुद्दा मोदी की गारंटी में नहीं था। मैं दूसरी बात अब कहूंगा कि विजय माल्या को लाने का मोदी की गारंटी थी, नहीं है। नीरव मोदी को लाने की गारंटी थी, नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की गारंटी थी, पेपर लीक नहीं रोक पाए। मैडम जब हर जगह पे फेल्योर मिलता गया, हर जगह पे फेल्योर मिलता गया, तब सरकार ने सोचा कि अब धर्म की अफीम चटाओ, जनता को भटकाओ और फिर अपना काम कराओ। आप देखें कि चुनी हुई सरकारों को नहीं चलने दिया जा रहा, चाहे वो महाराष्ट्र का मुद्दा हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में आजकल क्या अभियान चल रहा है, लोटस अभियान। प्रदीप जी आपको देती हूँ मैं समय। जी जब बस एक सेंटेंस और भाई साहब, जब जनता समर्थन नहीं देती तब ये
धन बल पे आ जाते हैं। प्रदीप और जी जब जवाब दीजिएगा। इसकी चाल को सुप्रीम कोर्ट भी नामंजूर करता है, तब ये फिर धन की अफीम को चटाने आ प्रदीप जी जाते आप हैं। जवाब दीजिएगा। चंदा जी देखिए, आदरणीय संजय जी बहुत ही विनम्र प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। हम आपको आपके माध्यम से प्रणाम भेजता हूँ। बस गलती इतनी है कि आम आदमी पार्टी में है। आप जैसा विद्वान व्यक्ति आज दिल्ली में बड़े कम में बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, गंभीरता से कह रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की जो है, आम आदमी पार्टी की इस समय जो कमी कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए, इनको इंडी गठबंधन के साथ को निभाना है। हालांकि उनके पार्टी के विद्वान लोग भी इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं। भाई साहब बहुत अच्छे से टाल गए, सीए में है ही कितनी बड़ी बात। आदरणीय वकील साहब ने सारी बात इतनी सिंपल तरीके से बता दी, उस पर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भगवान ही मालिक है। अगर जिस हिसाब से बताया कि 31,000 कुछ लोगों का समवेयर 31,000 लोग हैं, जिसमें से कितने मतदाता होंगे और वो कहाँ कहाँ रह रहे हैं, ये उनके लिए है, या ये मान के चलिए कि केवल ऐसे गैर मुस्लिम लोगों के लिए है जो कि उन 3 देशों में जिनके धर्म के आधार पर प्रताड़ना होती है, वो भी 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आ चुके हैं। अब इतनी क्लियर बात अगर ये बोल रहे कि कहाँ से कागज ले आना पड़ेगा, कहाँ से क्या कागज लाना पड़ेगा, तो ये उनको आपत्ति टाइमिंग पे है प्रदीप जी। अरे अब देखिए प्रियंका जी, देखिए 2.5 साल तो बीते 5 वर्षों के अगर देखा जाए तो 19 से 24 के 2.5 वर्ष तो निकल गए। जो पेंडेमिक आया था उसको मैनेज करने में अगर सरकार इस समय वो काम करती, जब 20 में 370 हटा सकते हैं तो सीए तो लागू कर सकते थे ना फिर। अरे 370 देखिए क्या है कि पिछली बार जब सीए की बात हुई थी तो किस प्रकार का पखेड़ा खड़ा किया गया था, किस प्रकार की फॉरेन फंडिंग आई थी, डिरेल करने की चीजें आई थी, उसमें किसान आंदोलन दिया। देखिए अगर मैं प्रैक्टिकली अगर आपके माध्यम से गंभीरता से बोल रहा हूँ तो मुझे भी समझ में आता है, बाकी देश की जनता को भी समझ में आता है। आज कंटेंट बहुत आसानी से है। देश की जनता समझती है कि किसान आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था, जो वोटर थे वो किस प्रकार के, जो वोटर है वो अच्छी तरह से समझते हैं। आज बहुत आसानी से रिव्यू हो रहा है। ये मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, ये जहाँ पे कि किसी भी मीडिया के बंदूक को जेल नहीं डाला जाता, मुझे अच्छी तरह से याद है किस आत्मविश्वास के थे, उनको किस प्रकार जबरदस्ती पकड़ के ले जा करके उनको जेल में डाला गया। अब अगर ये कांग्रेस के बंधु या कांग्रेस के नेतृत्व वाले लोग इस क्या बातें करेंगे। नहीं ठीक है प्रदीप जी, लेकिन रमेश श्रीवास्तव जी के सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। उनका कहना था कि तमाम प्लेटफॉर्म पर फेल्योर जो आया है उसे कवर करने के लिए सीए लाया गया जी। नहीं देखिए, उन्होंने बड़ी लॉजिकल बात कही है। तो एसबीआई उसको कर रही है ना, अभी क्या है, डालने का आदेश आ गया, आदरणीय न्यायालय हमारे लिए सर्वोपरि, हम उस हिसाब से कार्य होंगे। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है, उसके पहले उस पर दिखाना चाहिए कि खबर को दबाने के लिए। अरे महाराज गुरुदेव, खबर कहीं दबती है क्या? आज इस पर चर्चा हो रही है, क्या कहाँ से दबी रह गई? खबर तो दबी तब मानी जाती है तो इस पर कहीं से चर्चा नहीं हो रही होती। चर्चा तो हो रही है ना, तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती और ये बात आगे बढ़ती रहती है। जी श्रीपाल सिंह जी। जी मैडम, एक सीधा बिल्कुल प्रश्न है शर्मा जी से और श्रीवास्तव जी से। जी क्या सैद्धांतिक रूप से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्या सीएए को स्वीकार करती है? आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना? भूदेव जी। भूदेव जी 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 अपनी बात रखें आप। नहीं देखिए, अच्छी बात है कि आपने क्वेश्चन पूछा, हम समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं वो तो सबको पता है। मैंने आपको पूछा, मैं इनसे ये पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि क्या इससे पहले इस देश में बाहरी लोगों को नागरिकता नहीं मिलती थी क्या? आप मुझे सिर्फ इसका जवाब दीजिए। सर एक सैद्धांतिक प्रश्न पूछा मैंने कि सैद्धांतिक रूप से जो सीए है आप उसका समर्थन करते हैं या नहीं करते? अब फिर वही, मुझे आप सिर्फ इतना बताइए। अच्छी बात है, आप जो भी आजकल जो क्या है टीवी डिबेट में जो होता है कि भारतीय जनता पार्टी के 2-4 प्रवक्ता बिठाए जाते हैं अलग से, चाहे घोषित हो। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि इससे पहले इस देश में नागरिकता मिलती थी या नहीं मिलती थी, हाँ या ना? आप बताइए। नहीं, नागरिकता मिलती थी भूदेव शर्मा जी। लेकिन अगर ये बीजेपी की रणनीति है कि उसे कैसे जनता के बीच में ले जाना है, तो इसमें आप क्या करेंगे? अब इसका विरोध किए कर रहे हैं या इसका समर्थन कर रहे हैं, ये क्या सवाल होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी फटकार लगाई, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो बेनकाब। अरे भूदेव शर्मा जी, भूदेव शर्मा आप मुद्दे से मत भटकिए। हम सीए पर आपसे सवाल सीए पर किया जा रहा है, आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अरे उस पर भी बहस जिस दिन रखी जाएगी उस दिन बहस कर लेंगे, आपकी राय भी जान लेंगे हम। अभी नहीं, आपने ऋषिपाल जी के सवाल का जवाब दिया नहीं भूदेव जी। विरोध करते हैं, मैंने जवाब तो दिया, और क्या जवाब देना है?
मैंने जवाब दिया ना, इस देश में पहले भी नागरिकता मिलती थी। नहीं तो आप ये मान रहे हैं कि आप सीए के विरोध में हैं, आप नागरिकता के पक्ष में, लेकिन सीए के विरोध में हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना? भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनने की कोशिश मत करो, आप एंकर हो। नहीं भूदेव शर्मा जी, मैं सिर्फ आपसे जवाब नहीं, भूदेव शर्मा जी देखिए, आप मुझे तीखे बोल देंगे तो इससे मेरा सवाल नहीं बदल जाएगा। भूदेव शर्मा जी पहले मेरी बात सुनिए, आपसे मैंने जवाब पूछा है, आप या तो कह दें कि आप जवाब नहीं देंगे, आप या तो कह दें कि आप जवाब नहीं देंगे, और या फिर आप ये मान लें कि हाँ है या ना है। जी, आप जवाब सुनना चाहते हो? बिल्कुल। तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, इस देश में पहले भी नागरिकता मिलती थी, आज भी मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। तो सीए में क्या आपत्ति है? आप इसके आगे एक लाइन और जोड़ दें, सीए में क्या आपत्ति है फिर? चुनावी समय में जो 4 साल पहले लेकर के आया गया, इसको यही तो मुद्दा है। ये बात तो मैं भूदेव शर्मा जी काफी देर से बोल रही हूँ, फिर आप मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बता देते हैं। प्रवक्ता का काम कर रहे हो आप लोग। हाँ, अब उसमें आप माने तो माने, वो तो मैं भी मान रही हूँ कि सीए से आपको आपत्ति नहीं है, आपको बीजेपी की टाइमिंग से आपत्ति है, बीजेपी की रणनीति से आपत्ति है, तो सीधी बात कीजिए ना आप। प्रियंका जी, प्रदीप जी जवाब दीजिएगा आप। पहले भी सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब आपने लिया क्या इनसे? जो भारतीय जनता पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी, कोई था उस समय इनसे अरे मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे आज जवाब नहीं लूंगी, आज मैं सीए पे बात करूंगी, आप सीए पे बात करें। सवाल के जवाब मुद्दे से मत भटकाइए मेरी डिबेट को। जी, जनता पार्टी का प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रहे हो? नहीं भूदेव शर्मा जी, इससे मुझ पर कोई असर पड़ेगा नहीं। आप अगर बोलना चाहें तो आप बोलें। सीए से मुझे जब तक कोई नुकसान लगता नहीं है, मैं आपके पक्ष में नहीं बोलूंगी, मैं आपके पक्ष में नहीं बोलूंगी। और दूसरी बात, मैं पक्ष में बोल ही नहीं रही, मैं सीधी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। कब से लागू हुआ, किसको फायदा होगा, किसको नागरिकता मिलेगी, सीधी सिंपल बात है। जी प्रियंका जी, प्रदीप जी आप जवाब दीजिएगा पहले। जी प्रियंका जी, हाँ। 1 मिनट, चुनावी समय है, 4-5 दिन में चुनाव की मुझे लगता है घोषणा भी हो जाएगी। आज मीडिया को सिर्फ ये बताना चाहिए कि सरकार ने 10 साल हो गए सत्ता में रहते हुए, इन्होंने जो वादा किया था वो वादे पूरे किए या नहीं किए। महंगाई को कम करने का वादा किया था, सिलेंडर को कम करने का, गैस की, पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने का, विदेशों से काला धन लाने का, 2 करोड़ रोजगार देने का, इन बातों पे जो चर्चा होनी चाहिए कि आपने उस पर चर्चा की, इन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी भूदेव शर्मा जी आपकी है विपक्ष होने के नाते। मीडिया को आप नहीं बताएंगे कि मुद्दा क्या उठाना है। नहीं भूदेव शर्मा जी, आपकी जिम्मेदारी थी 10 साल में आप जनता के बीच कितने मुद्दे लेकर जाइए। आप विपक्ष के तौर पर कमजोर हो जाए, आप विपक्ष के तौर पर जनता तक मुद्दे ना पहुंचा पाए, तो आप मीडिया पे ठीकरा फोड़ेंगे। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा, फिर रमेश जी के पास जाऊंगी। नहीं भूदेव शर्मा जी, हर बार चुनाव हारने के बाद आपका ये कहना कि मंथन करना जरूरी है और हमें मंथन करना चाहिए था, आपके नेता आके कहते, उससे बेहतर होता आप तैयारी कर लेते। प्रदीप जी, प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। ठीक है भूदेव शर्मा जी, बाकी लोगों को मौका दीजिए, मैं आऊंगी। प्रदीप जी, अच्छा भूदेव शर्मा जी ठीक है ना, अब मौका दीजिए थोड़ा। जी देखिए प्रियंका जी, क्या है कि जो भी राजनीतिक दल केंद्र में होता है, जिसके पास बहुमत होता है, निश्चित तौर पर जनता के मत ही आता है। तो हमने जो वादे किए थे पिछले चुनाव से पहले, या जो हमारे जो है मेन मैनिफेस्टो में रहे, हम निर्णय करेंगे ना कि कुछ को हमको कब लागू करना है। वहां तो हमारा इंटरनल लोकतंत्र है ना, हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, हम चुनाव की तैयारी में है। इन्होंने इमरजेंसी लगाने से पहले क्या घोषणा करके इमरजेंसी थोड़ी लगाई थी? या इंदिरा जी 1960 और 72 में गरीबी हटाओ करती थी और 13 तक 2014 तक इनकी सरकारें रही, क्या गई? अगर ये हम पे इस प्रकार की बात करते हैं, मुद्दे की बात, तो यहाँ पे भाई साहब बहुत बातें कर रहे हैं कि महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए थी, बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए थी। मैं एक बार कंप्लीट कर लीजिए। महंगाई पे जब चर्चा होने की बात आती है तो उसका सही सबसे उपयुक्त स्थान है सदन, और सदन में जब चर्चा करी जाती है तो बीते 10 वर्षों में, जो बीते 9.5 वर्षों में जो अब तक जनता ने देखा है, सबसे ज्यादा अगर कोई रकस और में क्रिएट करती है, जबकि इनकी 44-45 से ज्यादा सीटें नहीं होती। लेकिन पता नहीं किस बात का गुमान है, भ्रम फैलाने के लिए या जनता को गुमराह करने के लिए आपके पास बीते वर्षों में क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप जनता कन्विंस करेंगे? आप एक मुद्दा बता दीजिए जिस पर आप जनता कन्विंस करेंगे और जनता कन्विंस हो जाएगी। मुद्दा नहीं आया, केवल जनता को भ्रमित करने का। रमेश जी क्या लगता है आपको, भूदेव शर्मा जी का जो कहना है, आपत्ति सीए से नहीं है, टाइमिंग से आपत्ति है, उसके अलावा तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक मजबूत विपक्ष होने के नाते कहीं ना कहीं अगर ये मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं तो इसमें विफलता तो आपकी भी है ना? देखिए, मैं शुरुआत वहां से करूंगा जहां से आपके पैनल पे वकील साहब ने एक सवाल पूछा था, सैद्धांतिक सवाल बोल।
पहले मैं उस पे आ जाता हूँ। वो वकील साहब वो भी हैं, मैं भी हूँ, जरा हम दोनों एक कानून की बात कर रहे हैं जी कि ये वकील साहब क्या इलेक्टोरल बॉन्ड वाले कानून से सैद्धांतिक तौर पे सहमत थे, जिसको कि एक 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के स्ट्रक डाउन कर दिया। सीएए के ऊपर भी याचिकाएं लंबित है। ये कानून है और अगर ये इस देश का कानून है तो फिर लागू होगा, उसमें इतनी बहस की क्या आवश्यकता है। लेकिन जहां तक टाइमिंग की बात है वो वास्तव में बड़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस एकदम से हिला हुआ है इस टाइम पे। आप देखें कितनी खबरें आ गई। आज अभी थोड़ी देर पहले, 1-1.5 घंटे पहले मैं देख रहा था, चीन ने प्रधानमंत्री जी के अरुणाचल प्रदेश जाने पर डिप्लोमेटिक एलिगेशन लगाए हैं, डिप्लोमेटिक कंप्लेंट दर्ज कराई है। ये वही चीन है जिसको प्रधानमंत्री जी लाल आंखें दिखाने की बात करते थे और कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी इन्हीं के अपने सांसद पीछे पड़े हुए। सीआईसी से चिट्ठी गई है कि कहां कहां इंकर्जन चाइना ने इलीगली किया है, जरा बताया जाए। उस पर पूरी तरह से शांति है। तो चूंकि इन मुद्दों पर विफल हो चुके हैं प्रधानमंत्री जी, इसलिए इस तरह के मुद्दों को टाइमिंग देख करके लाया जा रहा है। आप मुझे बताएं, वास्तव में चुनाव, अभी अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो जाएगी, अभी तो एक ही है जी, कम से कम एक और हो जाएंगे तो चुनाव की घोषणा हो सकती है, जैसा कि चुनाव आयोग की कानूनी सलाहकार मीनाक्षी जी ने कहा भी है। तो चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और चुनाव के पहले मुद्दों को जो डाइवर्ट करने की बात है ना, उन मुद्दों को डाइवर्ट करने में बीजेपी इस टाइम अपने आप को असफल पा रही है। वो चाहे कितना भी घुमा ले, लेकिन इंडिया गठबंधन उनको बार बार बेरोजगारी, महंगाई और जनता की त्राही 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना दे रहे हैं। ये सरकार की विफलता नहीं तो और क्या है। ठीक है कि आप खाना दे रहे हैं, किसान 2022 से अपनी आमदनी दोगुनी करने का इंतजार कर रहा है। वो बेचारा दिल्ली के बॉर्डर पे आता है, उसको भगा दिया जाता है मार करके। आप देखें, देश में जमीनी स्तर पे बहुत असंतोष है मैडम। ये ऊपर की जो चमक दमक है ना, रेलवे स्टेशन बढ़िया बनाए जा रहे हैं। नहीं, लेकिन रमेश जी, अगर इतना असंतोष जितना आप बता रहे हैं तो फिर हर इलेक्शन दर इलेक्शन कैसे जनमत मिल जाता है? अब उसमें आप बोलेंगे ईवीएम, कहाँ? मैं ईवीएम नहीं बोल रहा, कहाँ जन्नत मिल रहा है मैडम? नहीं, क्यों? अभी हाल ही के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आपको याद ही होंगे। यस, याद है आपको भी। हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव नतीजे याद ही होंगे। तो रमेश जी, हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना और बाकी राज्यों की बात अगर करें तो मैडम ऐसा है, वो भी तो इस देश के राज्य ही है, वहाँ की जनता भी तो नहीं, मैं नंबर्स की बात कर रही हूँ, मैं राज्य की बात नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ कि बाकी राज्यों में जो तमाम सिटीजन्स रहते हैं और वो जो जनमत देते हैं, यदि इतना असंतोष है तो वो जनमत कैसे मिलता है? मैडम वो जनमत इसलिए मिल जाता है कि शायद वहां पर विपक्ष उतनी मजबूती से उनका मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन जहां विपक्ष, रमेश जी, यही बात मैं भूदेव जी से भी कह रही थी, यही बात मैं आपसे भी कह रही हूं कि यदि विफलता उनकी है तो विफलता आपकी भी है। मुद्दों की बात, यदि मीडिया पे ठीकरा फोड़ने की बात आए कि आप क्यों सीएए पे बहस कर रहे हैं, आप क्यों नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड पे बहस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत आपको भी करने की जरूरत है। श्रीपाल, भाजपा है कहाँ? एक मिनट, एक बस 2 लाइनें और। बीजेपी है कहाँ? पूरे दक्षिण भारत से साफ, पूर्वी भारत के तट से साफ, इवन बिहार तक भाजपा का कोई अकेले दम पे अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ देश के एक हिस्से में है, इसलिए जनता का असंतोष इनके खिलाफ है। हाँ, चलिए ठीक है। ऋषिपाल जी, अपनी बात आप रखिए, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं जी। फोन को अनम्यूट कीजिएगा ऋषिपाल जी। और मैं एक नागरिक के तौर पर, वोटर के तौर पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कल को जब मुझे वोट करने जाना होगा तो जिस पार्टी को मुझे वोट करना है वो पार्टी किस तरह बैठती है, मुझे वो निर्णय लेनी है। मुझे इलेक्टोरल बोर्ड पे भी निर्णय लेना है, मेरे को ये भी निर्णय लेना है कि जो सीए है उसपे जो कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी या बीजेपी का दोनों का स्टैंड क्या है। हमें तो केवल वोट करने जाना, वोट करने जाने से पहले हमें सारे निर्णय लेने हैं कि हमें ये निर्णय हमें लेना है, हम वोटर है। तो आप अपनी ये प्रैक्टिस करो कि आप किस तरह बैठो। आप अगर कहते हो कि हम तो समर्थन कर रहे हैं तो शायद इस चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई चर्चा का कोई विषय नहीं है कोई चैनल के ऊपर। और आप विरोध कर रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं। एक बात
दूसरी बात, अब हम बात करते हैं, जब आप राजनीति बातें करते हैं तो वोटर के रूप में कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी जो अपने आप कांग्रेस को जो पानी पी करते हैं बुरी तरह से सारा कहा करते भ्रष्टाचारी आदमी है और भ्रष्टाचारी लोग हैं, सारी जो सीएम है वो भ्रष्टाचारी है, सब भ्रष्टाचारी है, सब लोगों ने भ्रष्टाचार किया। आज वही जो एक आंदोलनकारी पार्टी थी, आज आप कांग्रेस के साथ हैं, तो ऐसे वोटर हम कैसे विश्वास करें? हम किसी पर विश्वास करें? अब बात है वोटर सिटीजन के रूप में, हमें अगर ये निर्णय लेना है कि हमें वोट किसको देना, तो हम कैसे विश्वास करेंगे? रमेश जी जवाब दीजिएगा इसका। जी भूदेव जी आती हूँ आपके पास। जी भूदेव जी बस 2 लाइनों में, बस 2 लाइनों में। हेमंता विश्वा शर्मा के विरुद्ध भाजपा क्या कहती थी? अजीत पवार जी को चक्की पीसिंग करवाने वाली भाजपा क्या कहती थी? अधिवक्ता महोदय, राजनीति के क्षेत्र में अगर आप स्टेटमेंट करेंगे, आंदोलनकारी पार्टी नहीं है, वो भी राजनीतिक आम पार्टियां जो है उनकी तरह ही है। श्रीवास्तव जी मान के चलते हैं ना कि आम आदमी पार्टी, आप ये मान के चलते हैं कि आम आदमी पार्टी भी बाकी जो राजनीतिक पार्टी है उनकी तरह हो गई है, जो अपना पे दम भरते थे कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम एक आंदोलन है, और केवल इसके आधार पर दिल्ली के जो वोट लिए गए कि हम एक आंदोलनकारी है। आंदोलन से बनी हुई राजनीतिक पार्टी महोदय, दूसरी राजनीतिक पार्टी आंदोलन से उठी हुई राजनीतिक पार्टी है हम। तो आप राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ना अपना धर्म समझती हैं, हमारे को इतना और अगर जनता के समर्थन की बात हो रही है, हम बिल्कुल ईमानदार हैं। 10 साल के समय में हम इस टाइम नेशनल पार्टी बन चुके हैं, जनता के समर्थन से ही बने हैं। ठीक है, भूदेव जी अपनी बात रखिएगा। मैंने प्रियंका जी, वही मैं तो आपके जो अधिवक्ता जी थे उनसे मैं यही सवाल पूछ रहा था, इनका जवाब था कि हम किस पे भरोसा करें जो एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बोलते थे। मैं तो इनसे ये पूछ रहा हूँ, तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी पे कैसे भरोसा कर रहे हैं? जिन चुनावी सभाओं में मोदी जी जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे, उनको आज जो क्या राज्यसभा से भी पहुंचा रहे हैं, लोकसभा से भी टिकट दे रहे हैं। उन भ्रष्टाचारियों को, उन बलात्कारियों को, उन गुंडों को जिन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया, उनको भी जो क्या टिकट देने का काम कर रहे हैं, संसद में ले जाने का काम कर रहे हैं, तो आप उन पे अगर भरोसा कर सकते हो तो आप बताइए किस पे भरोसा? ऋषिपाल जी जवाब दीजिएगा। मैं तो हम यही पूछ रहा हूँ ना, ये तो राजनीतिक पार्टी, हम तो वोटर हैं, हमें तो ये निर्णय लेना है कि आप जो कह रहे हो या आप जिससे पहले कहा करते थे कि हाँ भाई पार्टी का विरोध है, तो इसका ना मान के चले कि जो एक आम आदमी पार्टी का जो पहले चाल चल था वो बदल चुका है, एक पूर्ण रूप से राजनीतिक रूप हो चुका है। अब हमें निर्णय लेना है वोटर के रूप में, नागरिक के रूप में, कि हमें अपनी वोटिंग जो किस तरफ करनी है। तो कम से कम जो ये आज जो प्रेजेंट मुद्दा है, जिस मुद्दे पे आज बहस चल रही है, जिस मुद्दे पे शर्मा जी आए हैं, जिस मुद्दे पे प्रदीप जी है, श्रीवास्तव जी बैठे, कम से कम उसकी क्लैरिटी तो कर दें कि भाई इस मुद्दे पे हम या तो इस कानून का समर्थन करते हैं या इसका विरोध करते हैं। आप इसको फिर बाईपास कर जाते हैं। अब हमें ये बताते हैं, हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें जब वोट करने जाना होगा तो हमें किस पार्टी को वोट करना है। हम एज ए वोटर मैं आपसे सवाल कर नहीं, ऋषिपाल जी उनका कहना है साफ तौर पर कि सीए से विरोध नहीं है, टाइमिंग से विरोध है। रमेश जी का भी यही कहना है कि सीए से तो उतना विरोध अब नहीं है, हो सकता है अब लागू हो गया इसलिए विरोध नहीं है, साल भर पहले तो था। अगर ऐसा है, आम आदमी पार्टी ऐसे है। एक मिनट, वकील साहब का जो मतदान है वो क्या सिर्फ एक कानून पे टिका हुआ है कि वो उनका मतदान इससे डिसाइड होता है कि महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, इस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, इस पे नहीं टिका। मतदान का फैसला तो आदमी अपने जीवन, अपने समाज को देख करके करता है ना जी, किसी एक कानून के ऊपर मतदान का फैसला नहीं टिकता। आप अपनी सामाजिक स्थिति, ठीक है आप वकील है, आपकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, लेकिन आप उसकी सोचो ना, जो सड़क पे मजदूर है बेचारा, उसके लिए महंगाई कितनी ज्यादा है, जो बेरोजगार लाठियां खा रहा है सड़कों पे, उसके पेपर लीक हो जाते हैं, एक साल की तैयारी बेकार हो जाती है, ओवर एज हो जा रहे हैं, उनका तो सोचिए वकील साहब, उनका वोट किस मुद्दे पे गिरेगा? मैं बिल्कुल आपकी बात को वाजिब बात है, मैं तो आपको, लेकिन आज जो मुद्दा हमारे सामने है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तो क्लैरिटी हो जाए। नहीं, उस पर जवाब नहीं आएगा। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं जवाब देने को बैठा हुआ हूँ, आप सवाल तो पूछे। नहीं, सवाल उन्होंने यही पूछा है, सवाल उन्होंने पहले भी यही पूछा था
कि सैद्धांतिक रूप से क्या आप सीए के पक्ष में हैं या विरोध में? बस मैंने भी सैद्धांतिक रूप से उनसे पूछा था कि क्या वो अरे इलेक्टोरल ये तो फिर बॉन्ड रमेश कानून जी, के तो फिर सैद्धांतिक रूप से पक्ष गोल में गोल थे सवाल या मत नहीं? घुमाइए, मैडम, तो सवाल पे सवाल, सुनिए, सवाल पे मैडम, सवाल। सुनिए, हाँ। सवाल एक्चुअली क्या है ना, बहस का तरीका यही है कि जब वो हमसे एक सवाल पूछ सकते हैं तो हम भी तो काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं ना हाँ, उनसे। तो फिर ऐसे में तो बहस को आप कंक्लूड नहीं करेंगे ना, आपका मतलब है सवाल पे सवाल घुमाएंगे, राजनीतिक पार्टी है, पूरा फायदा आप उठाएंगे। मुद्दा ये नहीं था सर। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ प्रदीप जी, पहले आप इस पर जवाब दीजिएगा। जहां तक अभी तक निकलकर भूदेव शर्मा जी और रमेश जी दोनों तरफ से सवाल आ रहे हैं, उनका मेन मसला ये है कि सीए तो जो है वो है ही है, नागरिकता पहले भी मिलती थी, नागरिकता अब भी मिलेगी, बीजेपी इसका हवा बना रही है और सीए को लेकर आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, चुनाव पास में है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि टाइमिंग है। कुछ ही दिनों में अगर इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाता है, तारीखें सामने आ जाती हैं, तो पूरी तरह से पोलराइजेशन करने की कोशिश बीजेपी जो कर रही है वो आगे भी जारी रहेगी। प्रदीप जी अनम्यूट कीजिएगा फोन को। जी क्षमा चाहूंगा प्रियंका जी, फोन म्यूट जी। था, क्षमा चाहूंगा मैं आपके समय के लिए। देखिए, अगर ये पक्षी होने के नाते कह रहे हैं क्या पोलराइजेशन है, तो आपके पास भी उतनी ही जनता है जितनी हमारे पास भारत देश में 38 जनता है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं उस प्रकार से आप भी जाके समझा सकते हैं कि भाई मत पोलराइज होइएगा, आप अपने कर्मों से मत पीछे हटिए। आपको किसने रोका है? आप इफेक्टिव वे से कहिए कि जनता उसको समझ जाए, वो शब्द तो वो बातें है ही नहीं है। इस देश की जनता को पता लग चुका है परिवारवादी पार्टियां, क्षेत्रवादी पार्टियां या एक भाषावादी पार्टियां चल सकती है, उस देश की जनता को पता हो चुका है। तो आप हमसे आरोप लगा के कर रहे हैं, आप में साहस है, आप दम है, आप में लक्ष्य बहस करिए। टाइमिंग क्या है? इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा जी ने बताया थोड़ी इमरजेंसी लगाई थी, आपने नोटबंदी की थी तो बताया था, सरकार थी, आपने नोटबंदी की थी तो बताया था पहले से, तो अपनी टाइम होती है। और जब विपक्ष को अगर ऐसा लगता है कि टाइमिंग है तो सही स्थान और सही समय होता है जब संसद के सत्र चल रहे होते हैं। जब संसदकालीन सत्र चल रहे होते हैं तो विपक्ष का क्या रवैया होता है ये देश से सभी ने देखा है। तो इसमें इनको कोई नैतिक अधिकार टाइमिंग पे प्रश्न पूछने का। आपके पास जो रेमेडी है, जो सोशल है, उसका आप चर्चा करिए, उसको आप इफेक्टिव करिए। मैं आपको यही शुभकामनाएं दे सकता हूँ कि जाइए सदन, जितना सबके पास जितना हम चाहते हैं उतना आपके पास भी जाने का अधिकार है, जाइए कन्विंस करिए जनता को। रमेश जी आपका जवाब। देखिए, वो बार बार कह रहे हैं इमरजेंसी लगाया था तो पहले से बताया था क्या? नोटबंदी की थी तो पहले से बताया था क्या? नहीं ना। नहीं, लेकिन रमेश जी अब इमरजेंसी और नोटबंदी आप दोनों को एक ही तराजू में तोलेंगे क्या? रमेश जी, इमरजेंसी और नोटबंदी एक ही तराजू में तोलेंगे क्या? मैडम, जो नोटबंदी थी उससे पहले नहीं लगी थी, करीब चुनाव से पहले नोटबंदी थोड़ी लगी। एक बात, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ सर, चुनाव से पहले नोटबंदी थोड़ी की थी। अच्छा सर, अब मैं बोल लूं जी। अब सुने, जो इनके फाइनेंशियल अपराधी हैं वो कब भारत आ रहे हैं? विजय माल्या, नितिन संदेशरा, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, इतने लोग आखिर कब तक आएंगे? भारत कब तक इंतजार करेगा? एक चुनाव हो गया, दूसरा चुनाव हो गया, तीसरा होने जा रहा है, कब तक इंतजार करेगा? प्रदीप जी इस पर जवाब दीजिएगा, छोटा सा जवाब जल्दी। अरे रमेश सर तो वकील है, संविधान के जानकार हैं। भारत सरकार संबंधित देशों में किस प्रकार से लीगल अपॉर्चुनिटीज को हार्वेस्ट करके अब रही है, तो वो आदरणीय रमेश जी को सबसे अच्छा पता होता है। कोई लेमैन होता है, मुझे समझाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अभी यूके से खबर आई थी जिसमें मेहुल चोकसी या किसी इसी भगोड़े को ले आने के करीब सरकार पहुंच चुकी है। वो जिन देशों में जा चुके हैं वहां भी संविधान है। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, भारत सरकार का डिफेंड है उनको लाने के लिए। लेकिन अगर ये कहीं जैसे शर्मा जी पूछते तो मेरे पास दूसरे जवाब होते। लेकिन रमेश सर चूंकि एक एडवोकेट है, मैं जानता हूँ वकील है और लर्नेड आदमी है, तो उनको तो होना चाहिए कि आखिर भारतीय वकील जो भारत भूमि के लिए काम कर रहे हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनकी अपडेट तो मेरे से ज्यादा सर के पास होगी। तो भारत सरकार बैठी नहीं हुई है, भारत सरकार कार्य कर रही है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी 60 बार
नोटिस को किसी न किसी लॉजिकल रीजनिंग से टॉलरेट कर सकते हैं। भाई उनके पास, उनको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, अन्यथा अब तक तो जेल में होते। तो भारत सरकार संविधान के दायरे में काम कर रही और हर चीज जो है, अब ये मैं यहाँ नहीं कहूंगा कि हर चीज आवश्यक नहीं होता है, निश्चित तौर पे जनता वोट देती है तो जनता का अधिकार है जनता, लेकिन जब उसके सही समय आते हैं तो वो आउट भी कर दी जाती है। भारत सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कटिबद्ध है इन कामों के लिए, आप निश्चिंत रहें। और एक समय ऐसा आएगा कि अचानक से आपको पता लगा वो भारत आ गए। एक अगस्ता वेस्टलैंड वाला जो आरोपी उठाया था, लेकिन शायद उसको 74 पृष्ठ पे भी आपने नहीं पढ़ा, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का क्या कसूर है? वो आया ना, वो फिर भारत भूमि का वो पकड़ के ले आया गया, उठा के ले आया गया। भूदेव शर्मा जी, दूसरे देशद्रोही हैं जो भगोड़े हैं वो आ जाएंगे वापस। ठीक है भूदेव शर्मा जी। जी, प्रदीप जी का तो कहना है कि तमाम जो वादे किए थे वो धीरे धीरे पूरे करेंगे, और टाइमिंग को लेकर भी उनका कहना है कि आपके पास पूरा पावर है, तमाम आपके सांसद हैं, तमाम पार्टी के नेता हैं, आप जो चाहें वो कोशिश कर सकते हैं। नहीं प्रियंका जी, मैंने देखिए रमेश जी ने भी पूछे, मैंने भी पूछे, तमाम क्वेश्चन पूछे, इन्होंने कौन से वादे पूरे किए। मैं वही तो हम जानना चाहते हैं और देश की जनता भी जानना चाहती है। आपने कहा था कि सिलेंडर जो क्या है 400 रुपए का जो हुआ करता था कि वो महंगा था, आज 1100-1200 रुपए का हो गया। पेट्रोल डीजल आप जो क्या 30 रुपए लीटर में देने वाले थे वो तो रिकॉर्ड तोड़ गया, 100 रुपए शतक पार कर गया। आप 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, आपने प्राइवेटाइजेशन करके जो क्या है एक रेलवे की वैकेंसी को पूरा करने में 6 साल लगा दिए। पेपर लीक का मामला आप किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो गुजरात हो जाए, 27 से अधिक पेपर लीक हो गए। और अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, तमाम मुद्दे हैं जिन पर बहस होनी चाहिए। तो नोटबंदी के बाद आपने छोटे और मध्यम उद्योगों को किस तरह से तबाह कर दिया, किस तरह आप अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, किस तरह से एक स्पेशल पोस्ट पर ड्रग्स पकड़ी जाती है उसकी कोई चर्चा नहीं होती है, और एक पुड़िया ड्रग्स का पकड़ने पर तमाम मीडिया उसी में लगी रहती है। तो तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, और मुझे लगता है चुनाव से पहले तो मुद्दों पर ही चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये उन पर बात नहीं करेंगे, न उनका ये जवाब देंगे। केवल और केवल जैसे रमेश जी ने कहा, ये पोलराइजेशन करने की कोशिश करेंगे, इस देश के लोगों को बांटने का काम करने का काम करेंगे, इस देश को डिवाइड करने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि फूट नहीं तो सीए से बांटना ही तो आप कह रहे हैं ना भूदेव शर्मा जी, उन मुद्दों पर बात होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपके पास पूरा मौका भी, आप अपना एजेंडा तैयार करें, जनता के बीच में पहुंचे, घर घर जाकर आप अपना प्रचार प्रसार करें, पूरा मौका है आपके पास में। प्रियंका जी, अभी आपने 5 राज्यों के चुनाव के बारे में पूछा, 7 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी से अधिक मिले थे। ठीक है, वोट जिन पर चुनाव हम नहीं जीत पाए, लेकिन जहां हमारी सरकार बनती है वहां सरकारों को गिराने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चंडीगढ़ में भी मेयर के चुनाव में आपने देखा था किस तरह से लोकतंत्र को, जहां ये उजागर हो गया और जहां उजागर नहीं हुआ उसका कभी आगे चल के हो जाएगा। अरे भूदेव शर्मा जी, ये तो फिर राजनीति में ब्लेम गेम हो गया ना। ये बताइए, दल बदल कहाँ नहीं होता, कहाँ नहीं होता दल बदल, और कब से नहीं होता आ रहा है, ये आप ये बताइए। अब ये तो आपके नेता है ना, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें चाहे जहां की बात करिए, तो आपकी नेता है ना कि पार्टी छोड़ के अगर जा रहे तो कौन सी पार्टी शामिल नहीं कराएगी। ऋषिपाल जी आज वो लोग वापस आ गए, तो अब उनको वापस आने कैसे देखते हैं आप लोग? चंडीगढ़ में जो हुआ था वो क्या था? आज आप नहीं तो उसमें आम आदमी पार्टी ने स्टैंड लिया और उसमें न्याय मिला, उसमें न्याय मिला। अगर आपको कहीं भी लगता है तो आप स्टैंड तो लीजिए, आप खड़े तो होइए, लड़ाई तो करिए। वही हम कह रहे हैं ना कि आज न्याय तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया एसबीआई को फटकार लगा करके इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के, लेकिन आज सुबह से चर्चा क्या चल रही है कि शाम को मोदी जी नहीं, देखिए नहीं भूदेव शर्मा जी, देखिए ये भी एक एजेंडा हो गया है कांग्रेस का कि आप सबसे पहले मीडिया पर सवाल उठाना शुरू कर दीजिए। भूदेव शर्मा जी, ये भी एक एजेंडा हो चुका है कि आप मीडिया पर सवाल उठाए। डिबेट में टॉपिक क्या डिसाइड किया जाएगा, ये कांग्रेस से पूछ के डिसाइड करेंगे, आम आदमी पार्टी से पूछ के डिसाइड करेंगे। आप बताएं आज सीए की अधिसूचना जारी हुई है, आप अपना पक्ष रख दें, जनता के सामने अपनी बात रख दें, इससे ज्यादा आपसे और क्या चाह रही हूं मैं। अब उसमें आप ये बताएं कि आप महंगाई पे बहस क्यों नहीं कर रहे, तो आप बताइए, आपसे पूछ के रोज टॉपिक डिसाइड किया जाएगा क्या? नहीं तो आप हमें पूछोगे कि क्या सही है और क्या गलत है, तो हम भी आपको थोड़ा बताएंगे क्या? हम भी नहीं बताएंगे ना। अरे आप मुझे मत बताइए भूदेव शर्मा जी, आपकी राय से मेरे डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे मैं तो आपसे सवाल जनता के लिए कर रही हूँ ना, आप जो बोलेंगे आपकी जनता प्रभावित होगी उससे। ऋषिपाल सिंह जी,
जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी मेरा जवाब पूरा होने दो। जैसे कि आप अगर विपक्षी जनता पार्टी की बात में कर रहे हो तो जैसे जनता भूदेव के जो शर्मा जी मुद्दे हैं हैं उन पर डिबेट या कीजिए ना। श्रीवास्तव जी हम आज उन्हीं मुद्दों विपक्ष को के तो उठाने का आज काम कर रहे हैं। अरे भूदेव शर्मा जी भाई बार वही बात मत घुमाइए, टॉपिक आपसे पूछ के नहीं डिसाइड होंगे। भूदेव शर्मा जी मैं आती हूँ आपके पास में, ठीक, मैंने जवाब सुन लिया, मैं ये कह रहा हूँ मैंने जवाब सुन लिया। आप विपक्ष है, आपको अधिकार है वोटर्स को सही दिशा दिखाने के लिए आप सड़क पे आइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप सरकार को घेरिए और बताइए वोटर्स को कि सरकार कहाँ पे गलत है। तो आपको मना नहीं किया। आप जो मुद्दे उठाना चाहते हैं या जो आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं या एजेंडा बनाना चाहते हैं तो उसको कोई सरकार उसको नहीं रोक रही। आप कीजिए, आप एजेंडा बनाइए। जिस तरह से अगर जिस तरह बीजेपी जो थी तो महंगाई के तो जोरदार तरीके से विरोध किया करती थी, आप भी इतने जोरदार तरीके से विरोध कीजिए। आप जनता को महसूस कराइए, बताइए कि सरकार को कहाँ घेर सकते हैं। लेकिन आप कहाँ घेर पा रहे हैं, आप कहाँ बता पा रहे हैं, वो जरूरी है। एक विपक्ष का मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और जहाँ विपक्ष मजबूत नहीं हो रहा तो वो जिम्मेदारी आपकी है, एंकर साहब की जिम्मेदारी नहीं है, प्रियंका की जिम्मेदारी नहीं है कि भाई आप क्या मुद्दे उठाए। मुद्दे तो जो ट्रेंडिंग है वो मुद्दा उठा दिया। अब जो मुद्दा है तो अगर आपकी ये मुद्दा तो खत्म हो जाता है, बहस में आप कहते नहीं देख रही है, हम तो समर्थन करते हैं, मुद्दा खत्म हो जाता है, मुद्दा दूसरे पे आता है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं और जनता के पास आपकी क्लैरिटी नहीं आ पा रही कि आप किस तरह खड़े हुए हैं। भूदेव शर्मा जी। प्रियंका जी अभी हमारे साथी ने पूछा कि आप मुद्दे नहीं उठा पा रहे हो। हम शुरुआत से जब से डिबेट हुई रमेश जी ने भी मुद्दे उठाए, मैंने भी मुद्दे उठाए। न तो किसी एंकर ने इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा, न किसी ने इसका जवाब हमें दिया। अरे भूदेव शर्मा जी फिर आप बार बार वही बात घुमा रहे हैं। भूदेव शर्मा जी आज का मुद्दा क्या है, आप मुझे ये बताइए आज का मुद्दा क्या है। आप क्या ये सोच के आए थे कि आप सीए के अलावा बाकी सब पर बोलेंगे लेकिन सीए पर नहीं बोलेंगे? आपने पूछा, इनसे पूछा कि आपने 2 करोड़ रोजगार दिए क्या देश के लोगों को? आपने पूछा 30 रुपए का पेट्रोल हुआ क्या? आपने पूछा नहीं, आपने अपना एजेंडा तैयार कर लिया। आप क्या मेरे से अपना एजेंडा तैयार कराना चाहते हैं क्या भूदेव शर्मा जी? आपको आज अच्छी बात है, आज जिस तरह से नहीं आपका भूदेव शर्मा जी बस हो गया। आप 3 बार नहीं, आपने अपनी बातें रख ली, आपने अपनी बातें रख ली। आप मुद्दे पर आइए। नहीं आप डिबेट को भटकाने का काम मत करिए। तो आप अच्छा काम कर रहे हो, अपना बचाव कर रहे हो और जरूरी भी है। नहीं अपना बचाव मैं क्यों कर रही हूँ? मैं आपसे सर्टिफिकेट क्यों मांगूंगी भूदेव शर्मा जी? मुझे नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट भूदेव शर्मा जी, मुझे नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट। चल रही, सुन लीजिए प्रियंका जी, हाँ। देश के अंदर जो घोषित इमरजेंसी चल रही है उसमें अगर आप अपना बचाव नहीं तो कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता आते हैं वो आकर मीडिया और एंकर्स को ही सर्टिफिकेट क्यों देने लगते हैं? अरे भाई आप अपना काम करिए ना, हम तो नहीं दे रहे आपको सर्टिफिकेट। आप अपना काम करिए, आप सीधा आकर एंकर और मीडिया पर ही हावी हो जाइए। आप अपना एजेंडा तैयार कर लीजिए। आज सीए मुद्दा था, सीए पे बात कर लीजिए। जिस दिन महंगाई मुद्दा होगा मैं आपको जरूर बुलाऊंगी। नहीं शर्मा जी, महंगाई पे जबरदस्त आंदोलन कीजिए, उसी दिन महंगाई अपना एक मुद्दा बन जाएगा। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा, रमेश जी आपके पास आऊंगी जी। आंदोलन होता है संसद तक नहीं मैं तो आपकी और उनकी वो बात देख रहा करिएगा। नहीं ठीक है, लोगों को नहीं दिखता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुद्दे नहीं उठा रहा है, इसीलिए तो ये लड़ाई है देश के लोकतंत्र को। अरे 4 दिन के बाद घोषणा होने वाली है भूदेव शर्मा जी, आपके पास बहुत समय है। आप समय लेके एजेंडा बनाइए, जनता के बीच में जाइए, आपकी बात जनता सुनेगी तो मैंडेट भी मिलेगा। उम्मीद करती हूँ मिलेगा जी। प्रदीप जी आप केवल सरकार के एजेंडों को दिखाने का काम कर रहे हैं। देखिए अब मैं मुझे नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट प्रदीप जी। मैं भी नहीं चाहिए प्रियंका जी आपका प्रश्न पर दोहरा दीजिए। कांग्रेस के मित्र की चर्चा से मैं इस तरह भावुक हो गया कि मैं समझ ही नहीं पाया कि प्रश्न क्या। एक बार प्रश्न दोहरा दीजिए प्लीज। नहीं प्रश्न यहाँ पर सिर्फ यही हो जाता है, बार बार इस बात को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी हर बार मुद्दे तो होते हैं, जैसे उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले नागरिकता नहीं मिलती थी, लेकिन जो टाइमिंग आप लेकर आते हैं उस टाइमिंग के पीछे एक तो आपकी रणनीति पोलराइजेशन करने की, दूसरे मुद्दे दबाने की, और दूसरी बात जब आप मोदी की गारंटी की बात करते हैं तो तमाम गारंटियां जो आपने पूरी कर दी है वो तो ठीक है, जो नहीं पूरी हुई है उन पर बात क्यों नहीं करते? निश्चित तौर पर प्रियंका जी देखिए, अब एक जो पहला सवाल है उसी के आधार पर मैं और सारी चीजें इसी चर्चा में हुई हैं। एक वकील साहब है, उन्होंने बताया कि 31,000 से 31,000 तक के लोगों का फायदा होगा। चलिए हमने नागरिकता का कानून हमने ले आया, 31,000 लोग क्या कहीं विधानसभा कई लोकसभा सीट है जिनसे कि पोलराइजेशन हो जाएगा। अरे वो तो बेचारा वैसे ही मार खा के अपने देश को छोड़ करके आए हुए धार्मिक आधार पे, तो उनको अगर हमने एक थोड़ा सा
सहूलियत दे दी उनको नागरिकता प्राप्त करने के लिए। तो इसमें अगर इनको कोई बहुत बड़ा पोलराइजेशन समझ रहा है तो भगवान इनका मालिक और देश की जनता समझ रही है। नहीं तो फिर जिसमें आप फेलियर हुए हैं 15 लाख और तमाम चीजें जो आपने बोली थी जो आप पूरी नहीं कर पाए हैं, तो उस पर भी तो आप बात करिए ना कि ये पूरी नहीं हुई है तो कब पूरी होंगी या अब नहीं होंगी। निश्चित तौर पर ना देखिए, फेल्योर तो है नहीं, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का कोई फेल्योर तो है नहीं। डिले जरूर हो सकता है, मैं इसकी स्वीकारता लेता हूँ, लेकिन वो भी बाकी सबके परफॉर्मेंस से बढ़िया रहा है जो 55 वर्षों के शासन काल में। चलिए प्रदीप जी, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, रमेश जी को मैं समय दूंगी। रमेश जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। ठीक है प्रदीप जी, समय नहीं है, रमेश जी फाइनल कमेंट। मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। अभी चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, इसके बाद देखते हैं सत्ता में कौन सी पार्टी आती है। मैं निश्चित रूप से कह दूं, अगर इंडिया गठबंधन जीता तब तो कांग्रेस सत्ता में होगी, और अगर एनडीए जीता तब भी कांग्रेस ही सत्ता में होगी, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के ही लोग आकर के शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस युक्त जो भाजपा है इसका कहीं कोई नहीं तो ऐसे में रमेश जी, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी, यानी कि इंडिया गठबंधन में आप साथ हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या होने वाला है इसका इशारा तो नहीं दे रहे आप। कांग्रेस पार्टी अंदर का समर्थन के बाद क्या होने वाला है भगवान जाने। लेकिन ये चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी को करना चाहूंगी। प्रदीप जी, भूदेव जी, ऋषिपाल जी और रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो जिस तरह से आज सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही साथ पूरे देश में सीएए लागू हो गया है, एक तरफ देश की जनता अलग अलग राज्यों में जश्न मना रही है, तो विपक्षी खेमे में हलचल भी है और विरोध भी है। पर देखना यह है कि जनता के पाले में ये जो गेंद भारतीय जनता पार्टी ने डाली है, इसका फैसला या इसका नतीजा आखिर लोकसभा चुनाव में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।